तो दोस्तों इस बार का G20 वाकई में बहुत ही ज्यादा अद्भुत था, जिसकी कि भारत ने पहली बार मेजबानी की। यहाँ तक की बातें निकल कर आ रही है कि अगले साल यानी वर्ष 2024 में जब G20 समिट ब्राजील के अंदर होगा तो ब्राजील की तरफ से पहले ये कह दिया गया है भारत की तारीफों में कि शायद ही हम लोग इस स्टैंडर्ड को मैच कर पाएंगे। कहने का मतलब साल दर साल G20 का स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहा है और अगर बात की जाए स्पेशली भारत के स्टैंडर्ड की तो वो एक अलग स्टेज तक पहुंच चुका है, जिसे अब एक्चुअली कई सारे देशों के द्वारा मैच शायद नहीं करवाया जा सकता। खैर ये सारी बात की बातें हैं, लेकिन हम लोगों को देखने के लिए ये मिला कि G20 के माध्यम से भारत की जो डिप्लोमेसी है उसके ऊपर एक अलग सा इम्पैक्ट पड़ा है। और जो सबसे बड़ी अचीवमेंट रही इस G20 की वो ये थी कि भारत द्वारा इसका डिक्लेरेशन पास करवा दिया गया, जिसे कि भारत ने अपनी सुविधा के हिसाब से बनवाया था, जिसके ऊपर कल हम लोगों ने डिस्कशन किया। यानी वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह द्वारा जो प्रयास किए जा रहे थे कि एंटी रशिया एक्टिविटी को यहाँ पर किया जाए, वो भारत ने नहीं करने दिया। इसके बाद दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट की बात अगर की जाए तो वो आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया होगा। जी हाँ, टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने भारत के लिए यूएनएससी में परमानेंट सदस्यता और वीटो पावर के लिए अपनी सहमति जता दी है। जी हाँ, पहले जब इसके ऊपर हम लोग बात करते थे तो कुछ गिने चुने ऐसे देश आते थे जिनको कि एक्चुअली इस बात के लिए मनाना बहुत मुश्किल था कि वो यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स को होने दे और भारत के लिए स्थायी सदस्यता के लिए प्रतिबद्धता जताएं और भारत को समर्थन करे। तो टर्की भी उन कुछ गिने चुने देशों की लिस्ट में आता है जो कि भारत की स्थायी सदस्यता के लिए बिल्कुल मान ही नहीं सकता था। लेकिन इसके बावजूद टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान द्वारा भारत की सदस्यता के लिए समर्थन दिखाना, इसके पीछे कुछ तो कारण हो सकता है। चलिए आगे जानते हैं कि उन्हीं कारणों में किस तरह से ग्रीस और साइप्रस सबसे बड़ा नाम निकल कर आते हैं। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान भारत आए G20 में शामिल होने के लिए और इसके अलावा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से बातचीत भी की। इस दौरान बताया जा रहा है कि टर्की के राष्ट्रपति द्वारा भारत के साथ आर्थिक सहयोग के ऊपर जोर दिया गया और मोरक्को के अंदर रिसेंटली जो अर्थक्वेक आया है उसको लेकर भारत की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं और जो संवेदनाएं व्यक्त की गई है इसके लिए आभार जताया है। ऑब्वियसली टर्की को वो समय याद आ गया होगा जब टर्की के अंदर भी भूकंप वगैरह आया था और भारत उन देशों में था जो कि सबसे पहले टर्की की मदद करने के लिए वहां पर पहुंचा। और इन्हीं सब बातों को लेकर और भारत का बड़ा दिल देखते हुए उन्होंने ये कहा कि ये बड़े गर्व की बात होगी कि भारत को यूएनएससी की सदस्यता दी जाए। लेकिन दोस्तों इसके पीछे की स्टोरी के ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो पिछले कुछ समय में भारत की जो एक्टिविटी थी वो बड़ी भयानक थी टर्की के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिसेंटली मैंने आपको बताया कि 19,000 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि टर्किश कंपनी को ऑलरेडी मिल चुका था, भारत की नेवी के लिए जो फ्यूल टैंकर्स बनाने थे उनका काम, वो भारत के द्वारा सडनली टर्किश कंपनियों से वापस ले लिया जाता है और वो सारा का सारा काम भारत की कंपनियां ही करे, इसके लिए उन्हें जिम्मेदारी दे दी जाती है। बिल्कुल एक सप्ताह पुरानी बात है। तो यहाँ पर टर्की को अच्छा खासा आर्थिक नुकसान हुआ और टर्की इस समय किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान अपने लिए अफोर्ड नहीं करता है। यही कारण है कि भारत का लगभग सभी मंचों से विरोध करते हुए पाकिस्तान का समर्थन करने वाले टर्की द्वारा भारत के लिए यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता के लिए समर्थन जताया गया है। इसके अलावा दोस्तों खाद्यान्न संकट की अगर बात की जाए तो कुछ समय पहले खबरें आई थी कि टर्की के अंदर रखा गेहूं जो स्टोरेज थे उनमें भीषण ब्लास्ट होता है और काफी बड़ी मात्रा में उनका अनाज डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके अतिरिक्त रशिया भी ग्रीन डील में वापसी करने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। स्पेशली एर्दोगान उन्हें मनाने के लिए गए व्लादिमीर पुतिन को, उसके बावजूद व्लादिमीर पुतिन ने इससे इनकार कर दिया। ऐसी परिस्थिति में भारत ही एकमात्र उनका सहारा बचता है जो कि उनको मुश्किल समय में गेहूं सप्लाई कर सके। इसके अलावा भारत बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है, काफी ज्यादा उभार देखा जा रहा है भारत की अर्थव्यवस्था में। और टर्की की बात की जाए तो भारत के बिल्कुल विपरीत जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में जब अमेरिका जैसा देश भी भारत के साथ व्यवसाय करना चाहता है, उसके फायदे वाला बात है, तो एग्जैक्टली यही सारी चीजें टर्की भी चाहता है। लेकिन इन सब कारणों से भी सबसे बड़ा कारण अगर देखा जाए तो डेफिनेटली वो कारण आर्मेनिया के साथ जो हमारी करीबियां बढ़ रही है, ग्रीस के साथ बढ़ रही है और जो साइप्रस के साथ बढ़ रही है, ये प्रमुख कारण है। जी हाँ, बिल्कुल कश्मीर विवाद की तरह ही कुछ सीमाओं को लेकर साइप्रस और ग्रीस दोनों के साथ टर्की के भी मतभेद थे। अभी तक ऐसा कोई बहुत बड़ा ग्रुप साइप्रस और ग्रीस के साथ मौजूद नहीं था जो कि इस मामले में टर्की के खिलाफ जाकर ग्रीस और साइप्रस को सपोर्ट करे। लेकिन अब वो नया नाम भारत जुड़ गया है। इसी के साथ साथ भारत और ग्रीस के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अब शुरू हो चुकी है, जिसके तहत वेपन्स का आदान प्रदान भी अब शुरू हो गया है। इन फ्यूचर भारत और ग्रीस कई सारे क्षेत्रों में एक साथ काम करेंगे, जिसमें डिफेंस बहुत
बड़ा है। इसके अलावा ग्रीस के कई सारे इलाकों में भारतीय कंपनियां ऑयल और नेचुरल गैस को एक्सप्लोर करने के लिए भी काम शुरू कर सकती है। इसके अलावा 47 इयर्स के बाद पहली बार कोई भारतीय प्राइम मिनिस्टर ग्रीस के विजिट पर गया। डेफिनेटली ये टर्की के खिलाफ एक गठबंधन बनाने की कोशिशें की गई, इसी वजह से ऐसा हुआ है। साइप्रस की बात की जाए तो साइप्रस प्राइम मिनिस्टर तो नहीं गए, लेकिन हमारे विदेश मंत्री गए थे, जो कि इंटरनेशनल मामलों में उतना ही महत्व रखते हैं। इसके अतिरिक्त बात की जाए अगर अर्मेनिया की, जो कि टर्की का ट्रेडिशनल दुश्मन रहा है, उसके साथ भी भारत की नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है। भारत उसे लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है और इन सब माध्यम से ग्रीस हो, साइप्रस हो या फिर अर्मेनिया हो, ये भारत के बहुत ज्यादा नजदीक आ रहे हैं। इवन 2-3 दिनों पहले की ही बात है जब ग्रीस साइप्रस की तरफ से ये तक कहा गया कि जो ग्रीस साइप्रस और इजराइल का संगठन है उसमें भारत को भी बुलाया जाए और 3+1 इसे बना दिया जाए और एक बहुत ही बड़े स्केल पर डिफेंस सेक्टर हो या फिर ट्रेड वगैरह हो, इन सब में भारत के साथ भागीदारी को बढ़ाया जाए। तो इन सब कारणों की वजह से टर्की जो है वो अकेला पड़ता जा रहा था। पाकिस्तान की दोस्ती की वजह से उसने भारत का कुछ इस लेवल पर और कुछ इतनी खराब चीजों को लेकर भी भारत का विरोध किया कि अब वो खुद ही घिरने लगा है। तो यही सारे कारण एक साथ आए और जिसके बाद टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान मजबूर हो गए कि वो भारत को समर्थन दे इस बात के लिए। वो मन में बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि भारत को यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता मिले। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।